Today we will discuss Ohm's law. एक फिजिक्स दान था जिसका नाम था जॉर्ज सिमन ओम्स। उसने करंट और वोल्टेज के दरमियान एक रिलेशनशिप को कायम किया और अपना एक लॉ दिया। अब आप जरा एक चीज समझ लें, दो किस्म के सर्किट होते हैं। एक सर्किट होता है जिसे हम कहते हैं सिंपल सर्किट और एक सर्किट होता है जिसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स सर्किट। जो होता है सिंपल सर्किट, उसके अंदर एक सोर्स होता है और एक से ज्यादा रजिस्टर हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे सर्किट को सिंपल सर्किट कहा जाता है। और ऐसा सर्किट जिसमें आपके पास एक से ज्यादा सोर्स हो और एक से ज्यादा रजिस्टर हो, ऐसे सर्किट को हम कॉम्प्लेक्स सर्किट का नाम देते हैं। आपके पास जो सिंपल सर्किट होता है, सिंपल सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम ओहम्स का लॉ इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ का रूल इस्तेमाल करते हैं। अब ओम्स लॉ क्या है और इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म और इसके कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए ग्राफ को स्टडी करेंगे। जॉर्ज सिमन ओम्स ने एक लॉ पेश किया कि जो करंट होता है, जो कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो कर रहा होता है, वो कितना होता है, वो डिपेंड करता है अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर। तो वो कहता है कि करंट जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स, प्रोवाइडिंग द फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये लॉ की कंडीशन क्या है? लॉ की कंडीशन ये है कि आपके पास जो फिजिकल स्टेट्स होंगी वो क्या रहेंगी? वो कांस्टेंट रहेंगी। करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट में टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये वाली चीजें जो होंगी ये क्या रहेंगी? ये कांस्टेंट रहेंगी। फिजिकल स्टेट जो होगी वो कांस्टेंट रहेंगी। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी के, और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो इक्वालिटी आती है, और वो इक्वालिटी क्या होती है? वो इक्वालिटी होती है 1/g। ये 1/g क्या है? दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, सॉरी 1/g क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो 1/g की जगह के ऊपर आप क्या लिख देंगे? उसकी जगह के ऊपर आप r लिख लेंगे। तो आपके पास जो रिलेशन होगा I इज इक्वल टू 1/r इंटू v, या v इज इक्वल टू IR। यहाँ पर ये जो r है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसे हम किस चीज का नाम देते हैं? रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। And what is the resistance? Opposition to the motion of electron. ये एक अपोजिशनल फोर्स है। किसके लिए? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, कि इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करने देगी। क्यों? इसलिए क्योंकि एटम्स जो होते हैं लैटिस के अंदर वो कोलाइड कर रहे होते हैं। कोलाइड करने की वजह से जो उनकी रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस की? ये एक तो नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करेगी और फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम, जिसे हम एक सिंबल ओमेगा से भी जाहिर करते हैं। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम और रेजिस्टेंस यूनिट क्या होता है इसका? ओम, जिसे हम एक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर कीजिएगा सर। अब देखिए हम ओम को डिफाइन करने लगे हैं। एक कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगी? उसकी रेजिस्टेंस 1 ओम तब होगी जब 1 एम्पेयर का करंट उससे फ्लो करेगा। कब फ्लो करेगा? जब हम उसके क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे तो 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा। तो उस वायर की जो रेजिस्टेंस होगी
वो रेजिस्टेंस कितनी होगी आपके पास, वो रेजिस्टेंस होगी 1 ओम। अब हम इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ इज अ फैक्टोरियल वे दैट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल। ग्राफ डिफरेंट वेरिएबल के दरमियान किस चीज को जाहिर करता है? ग्राफ रिलेशनशिप को जाहिर करता है। अब a conductor is said to be obey Ohm's law if the resistance remains constant। अब रेजिस्टेंस जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है तो आपके पास जो ग्राफ होगा वो ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा इन केस ऑफ कंडक्टर। ऊपर कीजिएगा सर। ये देखें, वो मटेरियल जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं, उनको हम कहते हैं ओमिक। ओमिक के अंदर करंट और वोल्टेज आपस में क्या होते हैं? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ पर आपके पास करंट और वोल्टेज के दरमियान जो ग्राफ आया है वो क्या है? ना ओमिक का है। और नॉन ओमिक क्या होते हैं? नॉन ओमिक आपके पास जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उनको हम कहते हैं नॉन ओमिक। अब देखें, आपके पास यहाँ दूसरा जो ग्राफ दिखाया हुआ है फिग बी के अंदर, फिग बी के अंदर पहले तो स्ट्रेट लाइन है, फिर क्या आ गई है? कर्व आ गई है। होना तो ये चाहिए था कि ये स्ट्रेट है तो ये स्ट्रेट आगे मैंने डॉटेड लाइन जाहिर की हुई है, लेकिन यहाँ पर ये एक कर्व आ गई है। ये क्या है बेटा? इसको जरा समझने के लिए हम फिलामेंट ऑफ बल्ब का कॉन्सेप्ट लेते हैं। फिलामेंट ऑफ बल्ब क्या होता है? फिलामेंट ऑफ बल्ब आपने देखा होगा कि आपके पास एक वायर होती है टंगस्टन की, वो जलती है और बल्ब से रोशनी आती है। और कभी बसाव का आपका इत्तेफाक हो जाए बल्ब को हाथ लगाने का तो आपका हाथ जल जाता है। तो मतलब हम आपके पास कोई ऐसी क्वांटिटी, कोई हीट प्रोड्यूस हुई हुई होती है जो आपके हाथ को जला देती है। तो हम यहाँ बेटा नॉन ओमिक की बात कर रहे हैं और हम एग्जांपल ले रहे हैं फिलामेंट की। अब इसके अंदर होता क्या है? इनिशियली जब आप बल्ब आपका चलता है, आपका बल्ब चलता है तो करंट और वोल्टेज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइट आती है। वक्त गुजरता जाता है, जूं जूं वक्त गुजरता जाता है एटम्स के दरमियान जो कोलिजन्स होती है वो बढ़ती जाती है। एटम्स के दरमियान कोलिजन्स बढ़ती जाती है तो कोलिजन के बढ़ने से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से टेम्परेचर जो होता है वो राइज हो जाता है। अब जब टेम्परेचर राइज हुआ है तो उस टेम्परेचर के राइज होने का रिजल्ट क्या है? आपके पास फिजिकल स्टेट कांस्टेंट नहीं रही। हमने ओम्स लॉ के अंदर पढ़ा है कि फिजिकल स्टेट अगर कांस्टेंट होगी, फिजिकल स्टेट अगर कांस्टेंट होगी तभी आप ओम्स लॉ को स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होगा। तो यहाँ बेटा मैंने देखा कि मेरे पास फिजिकल स्टेट कांस्टेंट नहीं रही, ओमिक टर्न इनटू नॉन ओमिक, तो मेरे पास जो ग्राफ था वो स्ट्रेट की बजाय क्या हो गया है? कर्व हो गया है। Apply a certain potential difference across the terminal of filament, measure the current passing through it. If we repeat the measurement for different value of potential difference and draw a graph, the graph is not straight line. It means that filament is not omic. This deviation of IV graph, अब ये straight line हमें किस लिए बताती है? Due to increase in resistance। और रेजिस्टेंस किस वजह से इंक्रीज हुई है? टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज हुई है। फिजिकल स्टेट कांस्टेंट नहीं रही तो आपके पास जो ग्राफ आया है वो क्या हो गया है? कर्व हो गया है। ऊपर कीजिएगा सर। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। हमें पता है कि विद राइज इन टेम्परेचर, विद राइज इन टेम्परेचर आपके पास क्या होता है? विद राइज इन टेम्परेचर कंडक्टर के केस के अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर विद राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। यहाँ आपको ग्राफ नजर आ रहा है जिसमें आप आई और बी के दरमियान एक ग्राफ को देख रहे हैं। इस ग्राफ में आप लोगों ने देखा है कि एक आपको पोटेंशियल जो है वो नीचे की तरफ नजर आ रहा है, नेगेटिव साइड पर है, और एक पॉजिटिव साइड पर। एक होती है रिवर्स बायसिंग और एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग जब करंट आपके पास नहीं हो रहा होता, और फॉरवर्ड बायसिंग जब करंट आपके पास क्या होता है? पास हो रहा होता है।
ये और एग्जांपल है, ये सेमीकंडक्टर डायोड है, इसके अंदर आई और वी जो ग्राफ है डायोड के ये आपको दिखाए गए हैं। सेमीकंडक्टर डायोड जो होते हैं इनको हम नॉन ओमिक डिवाइसेस में भी कंसीडर करते हैं। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, ओम्स लॉ का फार्मूला क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या है, रेजिस्टेंस किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ओमिक क्या होते हैं, नॉन ओमिक क्या होते हैं, ओमिक का ग्राफ कैसा होता है, नॉन ओमिक का ग्राफ कैसा होता है। उसके बाद आपके पास आप लोगों ने सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में पढ़ा कि सेमीकंडक्टर डायोड का जो ग्राफ होता है वो आप लोगों के पास कैसा होता है। तो बेटा ये आज का हमारा लेक्चर था।